हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू चला आ रहा था। इससे पहले क्लास में हमने देखा कि जो व्यापारिक कंपनी है वे किस प्रकार भारत में व्यापार करने आई और किस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया भारत में। ऊपर से हमने अब तक जो कंप्लीट किया है अब उसी को आगे कंटिन्यू जारी करके अपने जहाँ पे हमने क्लास फर्स्ट जो समाप्त करी थी वहीं से अब दूसरी क्लास में आरंभ करते हैं। तो क्या हुआ, जब प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, इसके पश्चात मीर जाफ़र को अगला नवाब बनाया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सिराजुद्दौला जब प्लासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला को छल से उनको मार दिया गया और जो मीर जाफ़र थे वे उनके साथ गद्दारी करते हैं, उनके सेनापति होते हुए उनका साथ ना देकर जो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी थे उनका उन्होंने साथ दिया, जिसके कारण उन्होंने युद्ध में पूर्ण रूप से भाग नहीं लिया। अपनी सेना को मैदान क्षेत्र से, युद्ध का जो क्षेत्र था उससे दूर रखा और इस प्रकार सिराजुद्दौला अकेले युद्ध लड़ते रहे और हार गए और मारे गए। इसके बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सिराजुद्दौला को बंगाल की राजगद्दी से हटा दिया और अपनी जो राज्य था उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश उन्होंने जारी की। लेकिन शुरू में उनके लिए थोड़ा मुश्किल का काम रहा। उन्होंने अपने जो ये चाटुकार थे मीर जाफ़र, उनको राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन फिर उन्होंने भी जो सिराजुद्दौला की हालत हुई कि उन्होंने जब युद्ध लड़ा तो मीर जाफ़र ने इसका सहयोग नहीं दिया। आगे चल के मीर जाफ़र का भी बिल्कुल यही हालत होती है, बिल्कुल यही कंडीशन होती है। जो मीर जाफ़र होता है वह अंग्रेज़ों से तंग आ चुका होता है। जब वो तंग हो जाता है तो क्या करता है वह जो राजस्व थे वो अंग्रेज़ों की अधिक मांग थी तो मीर जाफ़र उसे पूरा नहीं कर पाता था। इस वजह से वे बहुत दुखी आगे हो गया था। अब देखिए आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं हम। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा था कि यह रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिर उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और प्रभुसत्ता का दिखावा करना पड़ता था। जाहिर सी बात है, नवाब चाहे कितना भी कठपुतली हो, लेकिन आखिर जनता जो उन्हें राजस्व देती है, राजा के जो आम जनता के लिए एक राजा के रूप में कार्य करता है, तो उनसे आम जनता को उनसे नज़र मिलाना और इसके बाद सम्मान वगैरह जो इन्हें प्राप्त होता है, तो जब तक इन्हें ये सब चीज़ें तभी प्राप्त होगी जब वे अपनी जो जनता है, उनकी जो प्रजा है उनका वो सम्मान करेंगे। तब इतना अधिक कर वो वसूलते थे, जो अंग्रेज नवाबों से इतना अधिक मांग करते थे। सामान्य जनता कहाँ से लाएगी जिनके पास सिर्फ कृषि का एक माध्यम है, और कृषि भी कभी कभार कई कारणों से जो फसल है वो भी खराब हो जाती थी। अब इसी क्रम में देखिए आगे, तो फिर कंपनी क्या करती। मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया। देखिए हमने यही बात अभी पहले पढ़ी थी कि जो सिराजुद्दौला ने जब इन्होंने विरोध किया था तो मीर जाफ़र ने इनका साथ नहीं दिया। इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, लेकिन बाद में इन्हें नवाब बनाया गया और
ये भी फिर बाद में दुखी हो गए। उनको कर देते देते जो राजस्व वसूल की जाती थी उससे अधिक जो कंपनी है इनसे मांग करती थी। अब क्या हुआ, अंत में जो मीर जाफ़र हो था वो भी कंपनी का विरोध करने लग गया था, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये मीर कासिम जो हैं, ये जो मीर जाफ़र हैं इनके दामाद थे। अब क्या हुआ, मीर कासिम को राजगद्दी पर बैठाया। सिराजुद्दौला पहले मारा गया युद्ध में। इसके बाद मीर जाफ़र बैठा। मीर जाफ़र को अब हटा दिया, कंपनी ने भी इसका विरोध कर दिया। अब मीर कासिम को राजगद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफ़र कंपनी मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। मीर कासिम भी अंत में तंग आ चुका था। इनसे हर कोई तंग आ चुका था क्योंकि ये इतने अधिक मतलब ऐसे व्यक्ति थे ना, इनकी जो लालसा थी कभी समाप्ति नहीं होती थी, बढ़ती चली जाती थी। मीर कासिम भी परेशान हो गए। पहले मीर जाफ़र थे, उनको राजगद्दी पर बैठाया गया। अब मीर कासिम आ गए। मीर कासिम के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, उसमें इनकी हार हुई और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। अब जब मीर कासिम बक्सर के युद्ध में हार गए 1764 में, तो उनको बंगाल से निकाल दिया गया। मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब मीर जाफ़र है उसे दोबारा से नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी है अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों एवं अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई मीर जाफ़र जो थे उनको दोबारा नवाब बनाया गया और इसके पश्चात हर महीने 5 लाख रुपए की मांग करी। और जो अपने सैनिक खर्चे हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हीं खर्चों पर निर्भर थी, उन्हीं खर्चों से अपना व्यक्तिगत जो खर्च होता था चलाती थी और व्यापारिक ज़रूरतें और जो अन्य खर्च थे इन्हीं के पैसों से पूरी की जाती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के स्थान के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आगे चलकर बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात क्या हुआ, मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बनाया गया था और आगे चलकर जब उसकी 1765 में मृत्यु हो गई तो नवाब जो ब्रिटिश सरकार के जो अफसर थे उन्होंने क्या सोचा, अब कठपुतली नवाब रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि अब हमें जो खुद है नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार क्या हुआ, 1765 में मुग़ल साम्राज्य ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। अब देखिए अंग्रेज धीरे धीरे अपनी शक्ति किस प्रकार बढ़ाते चले गए। उन्होंने पहले तो जब व्यापार करने आए थे इन्होंने पहले किलेबंदी शुरू करी थी। इसके बाद आगे चलकर धीरे धीरे उन्होंने आसपास बस्तियां बसाना शुरू करी, गांवों को ख़रीद लिया। फिर कठपुतली नवाब ये इन लोगों ने गद्दी पर बैठाया। इसके पश्चात उन नवाब की भी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, इन्होंने
1765 में जो मुग़ल सम्राट थे उनसे इन्होंने अपने आप को दीवानी नियुक्त करवा लिया। जब वे दीवान बन गए बंगाल के, तो क्या हो गया, अब इनको कर वसूलने की शक्ति मिल गई। इसके अलावा जो अन्य संसाधन थे उन पर स्वतंत्र रूप से ये लोग नियंत्रण स्थापित करने लग गए। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। अब क्या हो गया था, 18वीं शताब्दी के आरंभ में जो ब्रिटेन आए थे ब्रिटिश व्यक्ति, उनके व्यापार बढ़ते चले गए और आगे चलकर क्या हुआ, इन्हें जब भारत से सामान अधिक लेना पड़ा तो इनका जो मूल्य इन्होंने चुकाया सोने और चांदी में चुकाया, मतलब सोने और चांदी देकर सामान को खरीदा। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। ब्रिटेन अपना सामान भारत में बेचता था। पहले तो वे कच्चा माल सस्ते दाम पर भारत से ले जाते थे और वहाँ से तैयार माल यहाँ भारत में लाकर बेचते थे, वो भी ऊंचे दामों पे। तो क्या हुआ, उस समय जब ये लोग सोने और चांदी के माध्यम से ख़रीदारी करने लग गए थे भारत में, उसका कारण ये था कि जो ब्रिटेन है उसके पास ऐसा कोई सामान नहीं था कि वे भारत में बेच सके। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब युद्ध हुआ प्लासी का और बक्सर का, तो क्या हुआ, ब्रिटेन से सोने की निकासी कम इसलिए होने लग गई थी क्योंकि जो यहाँ से जो बंगाल से उन्हें कर मिल रहे थे और जो धन वहाँ के मिल रहे थे उनके पास पर्याप्त थे, तो इसीलिए इन्हें ब्रिटेन से, इसलिए यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। अब क्या है, भारत से जो भी धन प्राप्त हो रहा था उसी से अपने जो कंपनी है खर्चे चलाया करती थी। ये सब बहुत साधारण बात है, ये सब बताने की आवश्यकता भी नहीं है। इस कमाई में से जो कंपनी है भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। बिल्कुल अब इनकी आर्थिक शक्ति हमारे भारत में बढ़ती जा रही थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, ये शब्द उनके लिए उपयोग किया गया जो ब्रिटेन से भारत में आए और यहाँ पर अच्छी नौकरी की तलाश में आए थे, जो कि ब्रिटेन से आए थे, और जब वो यहाँ पर अपनी अवधि पूरी करके गए, कितने चाहे जितने भी वर्ष के लिए आए थे, जैसे कि कुछ की जो समय अवधि होती थी 5 वर्ष, किसी की 10 वर्ष, तो इस प्रकार जो यहाँ पे रहे और अच्छे से साम्राज्य मतलब अपने जो ऑफिसर्स थे उन सबका सहयोग दिया और अच्छी धन ग्रहण किया और वापस अपने विदेश चले गए। मतलब वो जहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, वापस ब्रिटेन चले गए। ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है अधिकतर। चलिए देखिए, इसी क्रम में देखते हैं इसमें क्या उल्लेख किया गया है। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब
इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। देखिए कंपनी के जो कर्मचारी थे उन सब की स्थिति बताइए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारे पैसे दे। ये हमने देखा और जाना भी। प्लासी और बक्सर के युद्ध में यही तो स्थिति थी। जब उन्हें धन प्राप्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने विरोध किया। तो वो ये चाहते थे, भारतीय जो नवाब थे और जो उच्च पद पर अधिकारी थे, तो अंग्रेज अफसर ये चाहते थे कि जो जनता है और जो नवाब है उनको विशेष तौर पर उनको तोहफे दे, ज़मीन दे और बहुत सारे पैसे दिया करे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी और 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अर्थात अब चेन्नई जो है वहाँ पहुँचा तो वह 18 साल थी उसकी उम्र जब वो 1743 में इंग्लैंड से मद्रास में आया। मद्रास जो हमारा वर्तमान में मुंबई है, वहाँ वो चेन्नई है, वहाँ आया और तब इसकी जो उम्र थी वे 18 साल थी। और इसके बाद 1767 में 1767 में जब वह दोबारा मतलब दूसरी बार गवर्नर जनरल बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत जो थी 102 पाउंड के बराबर थी। ये जो आंकड़ा है ये ब्रिटिश आंकड़े के अनुसार बताया गया है। उसकी संपत्ति इतनी अधिक और बढ़ गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जो गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। दूसरे कार्यकाल में क्या हुआ था? ये जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का एक बार का कार्यकाल होता है। तो जब ये दूसरी बार बना अर्थात 10 वर्ष के लिए, जब यहाँ 10वें वर्ष के लिए आया तो उसको कार्य सौंपा गया था भ्रष्टाचार को समाप्त करने का। उसी समय इसकी संपत्ति और बढ़ी। आगे चलकर इसमें क्या होता है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, आगे चलकर इस पे मुकदमा चलाया जाता है। बहुत से 7 साल तक इस पे मुकदमा चलता है और इसके बाद कुछ वर्षों बाद इसने खुद ही आत्महत्या कर ली थी दुखी होकर। लेकिन इसकी भारत की उपलब्धि, भारत में क्या क्या किया इसने, उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। 1772 में उसे पेश किया गया कि सफाई दीजिए और सरकार को इसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपी से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। 2 वर्ष के अंतर्गत ही 1772 में उसे संसद में पेश किया गया। लेकिन क्या हुआ, उन्हें इससे बरी तो कर दिया जो इन पर आरोप लगा था, लेकिन इन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली 1774 में। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। बिल्कुल
इसमें से बहुत सारे जो अफसर थे साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं। जो साधारण परिवार से आए थे उनकी इच्छा यही थी ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। जो यहाँ से वापस लौट गए धन दौलत कमा कर अच्छे से, उन्होंने वहाँ पर आलीशान जीवन जिया और वहाँ के लोग उन्हें नवाब एक शब्द है जो कि ये भारतीय नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, जो नवाब जो शब्द है ये उनके लिए उपयोग किया जाता है जो ब्रिटेन से भारत में कमाने आए और वे साधारण परिवार से थे और अच्छा खासा धन कमाकर वापस चले गए अपने देश। उनके लिए वहाँ के जो लोग हैं नवाब शब्द का उपयोग करते थे। इसके अलावा देखिए क्लाइव के बारे में कुछ ये बातें हैं। क्लाइव खुद को कैसे दिखाता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। देखिए उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। ये सब जो स्थिति है ये राजा की जो बात करिए इस सिराजुद्दौला के लिए, और जो महाजनों की बात करी है वे किसके लिए करिए, वे मीर जाफ़र के लिए जिसने बाद में अपने राजा के साथ गद्दारी करी थी। तो क्या है, एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे का गिरबान खींच रहे थे और मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। ये अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ये रॉबर्ट क्लाइव ने संसद में अपनी जो उन्हें पेश किया गया था भ्रष्टाचार के लिए, तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे, ये उसी का उल्लेख है। आगे देखिए, कंपनी का फैलता शासन। अब कंपनी अपना शासन किस प्रकार फैला रही है। बंगाल पर इन्होंने अधिकार कर लिया। प्लासी का और बक्सर का युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुआ। इन दोनों में जो ब्रिटिशर्स थे उन सब की जीत हुई। फिर आगे चलकर यदि हम 1757 और 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजाने इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उनसे किसी भी भारतीय रियायत का अधिग्रहण करने से पहले भिन्न राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति साधनों का इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है, ये देखिए ये सीधा 100 वर्ष की बात कर रहे हैं। 1757 से 1857 के बीच लगभग 100 वर्ष की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से एकदम जाकर किसी पर आक्रमण नहीं किया। इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति संसाधनों का
पहले प्रयोग किया, फिर जाकर अपनी जो कूटनीति थी उसके द्वारा अपनी सत्ता को बढ़ाई। बक्सर की लड़ाई क्या हुआ? बक्सर की जो लड़ाई हुई 1764 में के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी ने राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका जो काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से जो कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अब क्या हो गया? जो बक्सर का जब युद्ध हुआ 1764 में, तब उसके बाद जो भारतीय रियासतें थी, अर्थात जो राजा के अलग अलग क्षेत्र थे जहाँ पे उनके शासन चल रहे थे, धीरे धीरे ये लोग अपने रेजिडेंट रखने लग गए। ये क्या करते थे? ये जो राजा हैं उनके राजनीतिक और व्यावसायिक जो भी व्यवस्था है, जो भी कार्य है, उस पे उसका जो प्रतिनिधि करते थे। कहने का मतलब राजनीति व्यवस्था में जैसे सैनिक हो गए, राज्य में सैनिक कितने रखे जाएंगे, उनका जो मैत्रिक संबंध होगा किस राजा से होगा, इसके अलावा जो व्यावसायिक हो गए जैसे कर वसूली हो गई, इन सब का ये लोग इन सब पर अपनी राय वगैरह देते थे और उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसी के अनुसार ही राजा को कार्य करना पड़ता था। रेजिडेंट ये कार्य करते थे। तो क्या होता था, ये क्या करते थे? जो रेजिडेंट होते थे ये कंपनी के हितों की रक्षा करते थे और इसके अलावा उनको आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते थे। रेजिडेंट जो थे, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। रेजिडेंट अब धीरे धीरे अपनी शक्ति और बढ़ा रहे हैं। ऊपर हमने देखा ना, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति का प्रयोग करते थे। ये सबसे पहले कूटनीति का ही प्रयोग करते थे। इसके पश्चात इनकी जो हस्तक्षेप की नीति थी फिर राजनीति में बढ़ती थी और फिर आर्थिक में बढ़ जाती थी। तो ये आंतरिक जो मामले थे उनमें भी हस्तक्षेप करते थे। इसके अलावा अगला राजा कौन होगा? रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामले में भी दखल देने लग गए थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी जो कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। ये देखिए, राज्य किसका, लेकिन ये तय करेंगे रेजिडेंट कि अगला राजा कौन होगा, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, आपसी संबंध कैसे होंगे। ये रेजिडेंट इसमें हस्तक्षेप किया करते थे। कई बार कंपनी ने रियायतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियायतें अर्थात जो छोटे छोटे राजा थे अलग अलग क्षेत्र के, उन पर सहायक संधि भी थोपने का प्रयास किया कंपनी ने। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेता था उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। सहायक संधि में ये होता है कि सारा काम जो है राज्य का जो भी कार्य है, सामाजिक आर्थिक सबकी व्यवस्था कंपनी ही देखेगी। कंपनी के जो अफसर होंगे वो देखेंगे और रेजिडेंट देखेंगे। राजा सिर्फ नाम मात्र के लिए राजा है, बस वो गद्दी पर बैठा रहेगा। सारे फैसले, सारे आर्थिक मामले वे सब कंपनी के व्यक्ति लिया करेंगे। तो और जो सैनिक व्यवस्था, जो सेना वगैरह रखते थे वो लोग, ये जब सहायक संधि हो जाती थी तो उनकी सेना हटाकर वहाँ पर जो अंग्रेज सेना है उसको तैनात कर दी जाती थी। और समझ लीजिए पूरा जो शक्ति है वे कंपनी के पास चली गई थी। नवाब सिर्फ राजा सिर्फ मतलब एक गद्दी पर बैठ के आदेश देने के लिए होता था, वो भी एक नाम मात्र जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि जनता उन्हें क्या देगी, कर देगी और इसी से वे अपनी जो भी खर्च है उसे पूरा करते थे।
उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। ये सैनिक व्यवस्था है, उसी की बात हुई है। और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी, सैनिक कंपनी के, और खर्च जो है वे राजा देगा। इस प्रकार ये अपना जो वर्चस्व है भारत पर अधिक बढ़ाते चल गए। भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाता था तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए इस रिस्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल जो थे 1798 और 1805 में क्या हुआ, उस समय जो अवध के नवाब थे 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया। देखिए अब सहायक संधि जिसके साथ की जाती थी, जिस राजा के साथ, उनके जो रक्षा और जो भी दायित्व था वे सब कंपनी करती थी। जब उनका खर्चा महीने में, जब उनका जैसे एक रकम निश्चित की जाती थी कि इतनी रकम हाँ आपको चाहिए, हमको चाहिए। जैसे हमने देखा था कि मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया था तो उनसे 5 लाख रुपए प्रति माह की मांग करी थी। तो ठीक उसी प्रकार एक रकम निश्चित की जाती थी और कंपनी को उसे चुकाना पड़ता था राजा द्वारा। लेकिन अगर राजा नहीं चुका सका तो क्या करते थे, ये जबरन क्या करते थे, उनके जो अधीन आने वाले राज्य थे वहाँ का जो इलाका था वे उस पर कंपनी कब्जा कर लेती थी। उदाहरण दिया है जैसे कि वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल था रीस्ड वेलेस्ली, उन्होंने क्या किया था, उनके समय में अवध पर नियंत्रण कर लिया गया था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बताया है कि रिस्ड वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अवध के जो नवाब थे 1801 में इन्होंने क्या किया, उन पर जोर दिया कि उनका जो इलाका है उसमें से आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया जाए, क्योंकि नवाब जो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी इलाके छीन लिए गए। आधा उनका राज्य तो चला ही गया अवध के नवाब का, और फिर आगे चलकर उन्होंने जो भी और रकमें थी वे सब नहीं चुका पाए तो उनका जो हैदराबाद था वे भी ले लिया गया। ये देखिए ये है अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ नवाब सिराजुद्दौला। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधि के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर जो अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपने चीर परिचित शाही शान और शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। बक्सर की लड़ाई की बात कर रहा है ये। इन्हें बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए ये टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान शेर मशहूर। जब कंपनी ने अपने राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का
रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारत राज्य मैसूर के उदाहरण से यह समझी जा सकती है। जब इनका जो इनको जब लगा कि इनके राजनीतिक और आर्थिक हित जो हैं खतरे में पड़ गए हैं, तो इन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए युद्ध की नीति भी अपनाई। जो शेर मैसूर सुल्तान, जो टीपू सुल्तान थे, वे एक बहुत अधिक शक्तिशाली वो थे, सुल्तान थे। ये मुस्लिम थे, तो उनके लिए सुल्तान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि ये दक्षिण जो भारत थे वहाँ के सुल्तान थे। इन्होंने बहुत बार अपनी जो राज्य है उनकी रक्षा करी ब्रिटिश जो अफसर थे उनसे। देखिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जब कंपनी ने हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियायत के नियंत्रण में था। क्या है अब? ये हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान की भूमिका की बात कर रहा है। ये अधिक शक्तिशाली शासक थे और जो मैसूर था इनके नेतृत्व में ही चलता था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियायत के नियंत्रण में था। जो मालाबार तट है उसके जो तटों पे व्यापार हुआ करता था वे मैसूर के अंतर्गत नियंत्रित में था। मतलब वहाँ पे हैदर अली और सुल्तान जो टीपू सुल्तान थे इनके नियंत्रण में आता था। यहीं से कंपनी ने काली मिर्च इलायची खरीदती थी। काली मिर्च को इतिहास के कई पन्नों में क्या कहा गया है? काला सोना। तो काली मिर्च प्राचीन समय से अब तक बहुत अधिक विख्यात थी। और जो ब्रिटिश कंपनी थी इलायची और काला सोना मतलब जो काली मिर्च है उसको खरीदती थी यहीं से मैसूर से। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियायत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान ने क्या किया? 1785 में जो यहाँ का बंदरगाह था वहाँ पे चंदन की जो लकड़ियों का व्यापार होता था, काली मिर्च का व्यापार होता था, इलायची का व्यापार होता था, उसे निर्यात रोक दिया। अर्थात जो भी ये जो कंपनी थी इन्हें खरीदती थी तो उनकी जो खरीदारी पर इन्होंने रोक लगा दिया टीपू सुल्तान ने। फिर सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक लगा दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। इन्होंने अब देखो ब्रिटेन को तो मना कर दिया कि आप नहीं खरीदोगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? ब्रिटेन को छोड़कर इनके जो फ्रांस के लोग आए थे, फ्रांसीसी लोग, उनके साथ टीपू सुल्तान के अच्छे संबंध थे। तो क्या हुआ? अच्छे संबंध विकसित किए, अर्थात अच्छे संबंध थे फ्रांसीसियों के साथ, और ब्रिटेन को व्यापार करने से मना किया, ठीक है। फिर इसी क्रम में आगे क्या होता है? और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। फ्रांसीसियों की सहायता से जो राज्य की सेना थी उसका आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इस कदमों की वजह से क्या हुआ? अंग्रेज आग बगुला हो गए, क्योंकि वह फ्रांसीसियों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा था और इसके पश्चात अपनी सेना को और मजबूत कर रहा था। और जब जो ब्रिटिश लोग थे, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या करती थी? ये थे कि सबसे पहले जो भी किसी भी राज्य पर नियंत्रण स्थापित करती थी, वहाँ की जो सेना थी उसको हटाकर अपना रेजिडेंट रखती थी। तो ये सब बातें जो टीपू सुल्तान को
टीपू सुल्तान की जो ये बातें थी, अंग्रेज़ जो अधिकारी थे उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों का 4 बार युद्ध हुआ, अर्थात 4 बार जंग हुई। ये देखिए, पहला जो युद्ध हुआ ये 2 वर्ष चला, 1767 से 1769 तक। फिर जो दूसरा युद्ध चला 1780 से 1784 तक। फिर जो तीसरा युद्ध चला 1790 से 1792 तक। और जो चौथा युद्ध चला 1799 तक। इसमें क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान ना चौथे युद्ध में मारे गए। हालांकि इससे पहले इन्होंने 3 युद्ध पर विजय हासिल करी। श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। कब? 1799 में। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडिया राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर ही सहायक संधि थोप दी गई। ये देखिए, ये टीपू सुल्तान है। युद्ध के समय क्या हुआ था, किसी संधि के दौरान इन्होंने, टीपू सुल्तान के 2 पुत्र थे, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें बंदी बना लिया था। इनकी नीतियाँ बहुत ख़राब थी, खून चूसने वाली। ये देखिए, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जाता है। ये जो 2 है ना, ये 2 पुत्र, ये टीपू सुल्तान के बंदी के रूप में इन्हें पेश किया था अफसरों के सामने। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठे हैं और हैदराबाद के नवाब और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य बनाने में उन्हें मज़ा आता था। क्यों मज़ा आता था? तस्वीर बनाने में मज़ा आता था, किस लिए? जिसमें अंग्रेज़ों की जो सत्ता है उसकी विजय दिखाई देती थी। तो ऐसी चीज़ें उसमें उन्हें बनाने में मज़ा आता था। ये देखिए, ये टीपू सुल्तान का एक खिलौना है। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें दी गई हैं। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि ये एक मशीन वाला खिलौना है और एक बार टीपू सुल्तान किसी जंगल में शिकार करने गए थे और क्या हुआ था, ये बंदूक भूल गए अपनी। और इसके अलावा जो छुरी रखते हैं, जिन्हें पर्ची कहते थे, कुछ वो चाकू की तरह होती है, तो वो क्या होता है, वो भी कहीं गिर जाती है। तो इनके सामने जो शेर आता है और शेर इन पर आक्रमण कर देता है। इन्होंने उस पर विजय हासिल करी थी। इस प्रकार इनका नाम जैसे शेर मैसूर भी ने कहा जाने लग गया था। और इस प्रकार का जो खिलौना है वे विक्टोरियल जो कि लंदन में एक म्यूज़ियम है, ऐसा खिलौना वे वहाँ रखा गया है।
आगे देखिए, मराठों के साथ अब ये जो ब्रिटिश कंपनी थी, इनके साथ इनका जो युद्ध है मराठों के साथ हुआ। मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर में जो कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इस राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फ्रेंस अर्थात राजमंडल के सदस्य में पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महर्षि सिंधिया और नाना जो फर्नांडिस है 18वीं शताब्दी के आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। जो मराठा थे उनका क्या एक उद्देश्य था, ये हमेशा युद्ध करते थे। इनका उद्देश्य ये होता था कि जो मुग़ल सल्तनत जो दिल्ली से चल रही है, जो लाल किला है दिल्ली का आज, उस समय एक प्रशासनिक केंद्र हुआ करती थी, राजा उस पर शासन किया करते थे। तो मराठों का इनके साथ युद्ध इसलिए चलता था कि जो मराठे हैं वो क्या करते थे, उनकी ऐसी इच्छा थी कि उस पर मराठों का अधिकार हो। जो लाल किला था जो दिल्ली का, जहाँ से मुग़ल शासन करते थे, तो उनकी ऐसी ख्वाहिश थी कि वे उस पर आक्रमण करें दिल्ली को, और दिल्ली को अपने अधीन करें और वहाँ से पूरे देश पर शासन करें। लेकिन क्या हुआ, 1761 में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध के कारण, इस युद्ध में ये जो युद्ध हुआ था इसमें मराठे भी शामिल थे। इसमें मराठे जो होते हैं वे हार जाते हैं। तो इस कारण क्या हुआ, इनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया और जो भारत था वो अलग अलग शक्तियों में विभाजित हो गया। जैसे कि गायकवाड़ हो गए, होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, भोसले हो गए, और इस प्रकार के लोग जो थे भिन्न भिन्न अलग अलग जो राजवंश था वो उभर कर आया और अपने अलग अलग क्षेत्र पर उन लोगों ने शक्ति स्थापित कर ली और वहाँ से अपना साम्राज्य चलाने लग गए थे। जो महर्षि सिंधिया और जो नाना फर्नांडिस थे, वे 18वीं शताब्दी के प्रमुख राजनीतिज्ञ व्यक्ति के रूप में उभर कर आए थे। ये थे मराठा। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कंपनी धीरे धीरे अपना जैसी शक्ति बढ़ाती चली गई, जो राजा थे भारत के, वे सब कमज़ोर होते चले गए और 1782 में सलाबाई की जो संधि हुई उसके साथ ख़त्म हुई। मराठों और कंपनी का जो युद्ध चला वो एक सहायक संधि के माध्यम से ख़त्म हुई, जो 1762 में सलाबाई की संधि हुई थी। इसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया और दूसरा जो मराठा युद्ध हुआ वो 1803 से 1805 में 1803 एंड 1805 में हुआ और ये कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और जो दिल्ली सहित कई जो भाग थे वे अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अब क्या हुआ, जब दूसरा मराठा युद्ध हुआ तो उड़ीसा और जो यमुना नदी के अंतर्गत जो भी उत्तरी भाग में जो आगरा और दिल्ली थे, ये सब जो भूमि थी अब अंग्रेज़ों के अंतर्गत आ गई थी और
1817 और 1819 के का जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास विठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। मराठों की जो शक्ति उभर रही थी, अब क्या हुआ, जब तीसरा युद्ध हुआ तो पूरी तरीके से उनकी शक्ति ध्वस्त हो गई, अर्थात समाप्त हो गई, और उन्हें कानपुर से हटाकर पुणे से क्या कर दिया, हटाकर उन्हें कानपुर में जो विठूर नामक स्थान है वहाँ पर भेज दिया। वहाँ पे उन्हें पेंशन दी जाने लगी कि आप जाइए वहाँ रहिए, आपको पेंशन दी जाएगी हर महीने। ये हालत तो अंग्रेज़ों द्वारा भारत की कर दी गई। अब क्या हुआ, विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। वर्चस्व का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत से कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, ये 10 साल के लिए गवर्नर जनरल बने। 1813 से लेकर 1823 तक के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियायतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने जो पास है मानती थी। यह जो सोच बाद में अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती रही। जो सर्वोच्चता का दावा, देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजी जो कंपनी आई थी, वे क्या मानते थे, ये ऐसा मानते थे कि जो हम ही शक्तिशाली हैं और जो रियायतें हैं हमारे हम अपनी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, राज्य जो भारतीय राज्य हैं उनका अधिग्रहण कर सकते हैं, उनको हम धमकी दे सकते हैं और जो विभिन्न प्रकार की नीतियां चला सकते हैं। ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था कि हम सर्वोच्च शक्तिशाली हैं और हम अपने हितों की रक्षा करने के लिए भारत के लोगों के साथ ये कर सकते हैं। ये ऐसा जो ब्रिटिश लोग थे उनका मानना था। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, फिलहाल जो कर्नाटक में है, वहाँ के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो जो रानी थी वहाँ की चिन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया और 1824 में क्या है, उसे गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने और इसके पश्चात उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई 1829 में। और चिन्नम्मा के बाद जो चित्तूर की स्थिति संगोला के एक गरीब चौकियादार रायन्ना, ये जो थे, एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने ये जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष था वे जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहयोग से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश अंग्रेज़ों को उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश जो शिविर थे जहाँ पे सैनिक ठहरते थे और इसके अलावा जो दस्तावेज़ थे उनको इन्होंने नष्ट कर दिया और आखिर में उन्होंने उन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था और 1830 में पकड़ के उन्हें फांसी दे दी थी। ये देखिए, ये कुछ चित्र है इनका, जो कित्तूर रानी चिन्नम्मा
इनकी स्मृति में ये मूर्ति बनी हुई है। और इसके अलावा ये है लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं ये आए थे हमारे भारत में। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं जो रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर और पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। रूस में एक क्रांति आई थी जिसके प्रभाव से क्या हो रहा था, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी बदलती जा रही थी। तो इनको डर था ब्रिटेन को कि जो उत्तर और पश्चिम का जो भारतीय हिस्सा है उससे प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ ना मिला ले। तो क्या हुआ, इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में पर भी इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करने लग गए। और क्या हुआ, 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1842 में जो सिंध पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। सिंध जो हमारे उत्तर और पश्चिम भारत के भाग में है उसकी बात कर रहा है। और इसके बाद क्या हुआ, पंजाब की बारी थी। अब ये उत्तर में अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। पहले दक्षिण में इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई थी और पूर्व में यहाँ का जो महाराज थे, बंगाल के महाराज जो थे वे रणजीत सिंह एकदम अच्छे वाले वो थे, जैसे एक राजा मान लीजिए, शासक थे, एकदम शक्तिशाली थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को बहुत धूल चटाई। लेकिन बाद में इनके साथ ये हारते नहीं युद्ध में, लेकिन इनके जो व्यक्तिगत कुछ करीब के ही लोग थे इनको युद्ध में धोखा दे देते हैं। तो क्या हुआ, पंजाब का जो महाराज था वो रणजीत सिंह ने कंपनी की जो दाल है गलने नहीं दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियायत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। धीरे धीरे इनकी शक्ति है उत्तर भारत में पश्चिम भारत में बढ़ाते चले गए। इसके अलावा विलय की नीति इन्होंने जो अपनाई वो बहुत अधिक खतरनाक थी। अधिग्रहण के आखिरी जो लहर थी वे 1848 से लेकर 1856 के बीच हुई। गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। जो अधिग्रहण की नीति थी ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने नई नीति अपनाई जिससे विलय नीति का नाम दिया गया। ये जो सिद्धांत था इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और जो उसका कोई पुत्र वारिश ना हो या पुरुष वारिश ना हो तो उसकी जो रियासत थी वो कंपनी हड़प लेगी, उसके भूभाग पर कंपनी का अधिकार हो जाएगा। इसी के आधार पर उन्होंने किसे अपने अंतर्गत ले लिया। जो सतारा राज्य था उसको अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा 1848 में 1848 में इन्होंने क्या किया, सतारा को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा आगे चलकर 1850 में संभलपुर को और इसके अलावा उदयपुर को विलय नीति के अंतर्गत अपने अधीन कर लिया और नागपुर, झांसी और आगे चलकर बहुत से राज्यों को अपने अधीन करते गए। ये विलय नीति ये थी, मान लीजिए कोई राजा है और रानी है, अगर उसका कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो जो राजा होगा उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात वो राज्य कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा, उस पर कंपनी का अधिकार हो जाएगा। आखिरकार क्या हुआ, 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने सतारा को लिया, संबलपुर को लिया, उदयपुर को लिया, नागपुर को लिया, झांसी को लिया और अवध को भी ले लिया। फिर इसके पश्चात इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को
नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बाध्य हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोगों में 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। क्या हुआ देखिए, अवध पर आरोप किस का लगाया? उत्तराधिकारी का तो था ही, इसके अलावा वो उत्तराधिकारी का तब है जब राजा मर जाएगा और उसका कोई पुत्र आदि नहीं होगा, तब कंपनी का अधिकार हो जाएगा। लेकिन अवध के नवाब को जीते जी उन्हें गद्दी से उतारा गया, वो बहुत बुरी तरीके से। लेकिन जो इस सब को देख के उनकी प्रजा असंतुष्ट थी, इसकी वजह से उन्हें 1857 में मिलकर विद्रोह में अपना सहयोग प्रदान किया था। किस चीज़ का आरोप लगाया? कुशासन का। कुशासन मतलब जो राजा है अपने जो प्रजा है उसकी ढंग से देखरेख नहीं कर पा रहा। ये देखिए, अधिग्रहण बदलता चला गया। 1797 में जो ब्रिटिश सरकार थी, जो कंपनी थी, उसका जो अधिकार था बनारस पर, बंगाल, कलकत्ता पर, हैदराबाद, मद्रास और यहाँ दक्षिण के कुछ हिस्सों में था। इसके अलावा 1840 तक आते आते इनका जो सत्ता है और अधिक बढ़ती चली गई। दिल्ली में हो गया और इधर कुछ काठमांडू का हिस्सा, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, गोवा और मैसूर भी आगे चल के सम्मिलित हो गया था जब टीपू सुल्तान को हराया था युद्ध में। फिर देखिए 1857 में इसमें देखिए लाहौर को अपने अधीन, दिल्ली को कर लिया, काठमांडू, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद और गोवा, मुंबई। इसके अलावा यहाँ के जो सिंध वगैरह प्रदेश थे और बंगाल, पंजाब वगैरह, इन सबको अपने अधीन कर लिया। शासन की जो स्थापना, नए शासन की स्थापना देखिए, जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो थे उन पर बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था। मतलब वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे वो कई महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक थे और जिन्होंने क्या किया था, कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा करी। और वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। इनकी धीरे धीरे सत्ता कैसे स्थापित होती चली गई? सबसे पहले बंगाल में हुई, फिर इसके बाद जो हमने देखा सिराजुद्दौला के बाद प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ। इसके पश्चात मुंबई और मद्रास की सत्ता भी इन्होंने हथिया ली। और आगे चलते हुए ब्रिटिश जो इलाके हैं, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंट। जो हमने नहीं, वो दूसरा था। प्रेसिडेंट कौन होता है? जो ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय जो इकाई में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है। प्रेसिडेंट वे होते हैं जो, जैसे मान लीजिए भारत के बहुत सारे इलाके हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वो अंग्रेज़ों के अधीन हैं, तो वहाँ का जो भी राजा होगा उन पर इनका पूर्ण रूप से अधिकार होगा। जैसे राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और जो सैनिक व्यवस्था है, ये सब प्रेसिडेंट देखते थे। ये कंपनी के अधीन होते थे, कंपनी से जुड़े होते थे। तो क्या होता है देखिए, उस समय 3 प्रेसिडेंसी जो थी वे बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले बंगाल पे अधिकार किया था। फिर आगे चलकर मद्रास की प्रेसिडेंसी बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा मुंबई। हर एक का जो शासन था गवर्नर जनरल के पास होता था। सबसे ऊपर जो गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। इसके अलावा जो वॉरेन हेस्टिंग जो है ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्यायिक क्षेत्र में सुधार किए और न्यायिक क्षेत्र में जो उनके सुधार है खासतौर पर उल्लेखनीय है। वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार किए। इसके अलावा 1772 में 1772 में
न्यायिक व्यवस्था स्थापित करी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। न्यायिक व्यवस्था धीरे धीरे अब सुधर रही थी। देखिए 2 अदालतें होंगी, एक फौजीदारी अदालत होगी, एक दीवानी अदालत होगी। दीवानी अदालत में जो 2 अदालतें होती हैं उसमें अलग अलग की एक तो संपत्ति से संबंधित होती है और एक होती है जो चोरी डकैती इन सब का जो मामला निपटाती थी। तो 2 अदालतें स्थापित की गई 1772 में और दीवानी अदालत के जो मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। दीवानी अदालत के किसके जो मुखिया होते थे वे यूरोप के जो कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। मौलवी और जो मुस्लिम से संबंधित थे, मौलवी जो कायदे कानून जानते थे और जो हिंदू पंडित थे इनसे व्याख्या की मतलब कानून की व्याख्या कराते थे। जैसे कि कई धर्मों में अलग अलग नियम कानून होते थे, उसके अकॉर्डिंग वो समस्या को सुलझाने का प्रयास करते थे। इसके अलावा जो फौजीदारी जो अदालतें थे वे अभी भी काजी और जो मुफ्ती हैं इन सब के अंतर्गत थे, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। दीवानी जो अदालतें थी वे तो यूरोपीय जो कलेक्टर थे उनके अधीन थे, लेकिन जो फौजीदारी मामले थे वे काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आया करते थे। ये देखिए वॉरेन हेस्टिंग पर अभी हमने इससे पहले पढ़ा। वॉरेन हेस्टिंग पर जब मुकदमा चला गया था 1774 में 72 में, तो 1772 में तो क्या हुआ था कि इन पर महाभियोग लगाया गया था भ्रष्टाचार का और बहुत अधिक इनकी संपत्ति थी। तो उसका जो मुकदमा चला था कुछ इस प्रकार संसद का वो सीन दिखाया गया है, दृश्य दिखाया गया है और उनको अपनी जो इन पर महाभियोग लगाया गया था कि अधिक भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, अधिक इनके पास संपत्ति है, तो उन सब की सफाई के लिए उन्हें संसद में पेश किया गया था जो ब्रिटेन की थी। और इसके अलावा उन्हें हालांकि बरी कर दिया था अंत में, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ही मृत्यु कर ली 1774 में। उन्होंने खुद को अपने आप को फांसी पे लटका लिया। एक बड़ी समस्या यह थी कि जो ब्राह्मण पंडित शास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग जो व्याख्या कर देते थे। इन भिन्नताओं को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 अर्थात 1775 में 11 पंडित को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम दिया गया और N.B. हालहेड ने इस संकलन का जो अंग्रेजी अनुवाद किया। कई धार्मिक जो पंडित थे, मतलब होता है ना कई ग्रंथों में अलग अलग व्याख्यान होती है, कुछ ग्रंथ अलग होते हैं, तो ऐसे ही ब्राह्मण की कुछ अलग अलग व्याख्या होती थी। इसकी समस्या को समाप्त करने के लिए 11 पंडितों का एक समूह बनाया और उन्हें कार्य दिया गया कि वे कुछ मुख्य कानून हैं, भारतीय कानून हैं, उसका संकलन तैयार करो। और इस प्रकार संकलन तैयार हुआ और इसके पश्चात N.B. हालहेड जो थे उन्होंने उस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसके पश्चात क्या हुआ, 1978 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार हो गई। कहने का मतलब अब जो भिन्नताएं थीं उसके अनुसार इन्होंने न्याय करना आरंभ कर दिया था। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सरदार निजामत अदालत की भी इस जो स्थापना की गई। अर्थात जो अब न्यायिक जो व्यवस्था धीरे धीरे उचित रूप से ठीक हो रही थी, ये उस व्यवस्था की जो कार्यक्रम है उसका जो उल्लेख है वे किया गया है। कई पंडितों को अलग अलग रूप से एक समूह बनाकर उनका संकलन तैयार हुआ
फिर इसके पश्चात जो मुस्लिम थे उनका मौलवियों ने एक अलग सा ग्रंथ बनाया, फिर उसको अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। तो इस प्रकार कुछ न्यायिक व्यवस्था थी समाज के लिए बनाई गई। कंपनी की जो फौज है उसके बारे में कुछ उल्लेख है। कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता जो थी वो सैनिक ताकत थी। जाहिर सी बात है, ये सैनिक व्यवस्था से ही अपनी जो वर्चस्व है वो अधिक बढ़ाते चले गए। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाज और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में जो सवारों का दबदबा था और जो मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस होती थी। ग्रामीण इलाकों में शास्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं शताब्दी जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती कर कर उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह जो सूरत है बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसमें यह तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। देखिए, जो मुग़ल थे उनकी तो कुछ अलग से ही व्यवस्था थी। वे प्राचीन काल से चलती आ रही थी। जैसे कि वो तीरंदाज रखते थे, तलवारबाज रखते थे, पैदल सेना रखते थे, घुड़सवार रखते थे। तो इनकी एक अलग व्यवस्था थी। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में जब जो ब्रिटिश सत्ता थी वो अधिक बढ़ने लग गई थी, इन्होंने क्या किया, जो आम किसान थे भारतीय, इनको अब सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा उनको अपने सिपाही आर्मी कहा करते थे। जो भारतीय कृषक लोग थे, ये लोग धीरे धीरे इतने अधिक शोषित हो चुके थे कि अब कृषि का काम छोड़कर वे उसमें अब जो सैनिक थी भर्ती हो रही थी अंग्रेज़ों की, उसमें अपने आप को भर्ती करते चले गए। और जो फिर बाद में उन्होंने जो सैनिक थे, अंग्रेज़ों ने उनके साथ भी बहुत अत्याचार किया। उनको मतलब बहुत कम रकम दिया करते थे। उनका जो वेतन था बहुत अंग्रेज जो होते थे, जो ब्रिटेन से आए थे, उनकी तुलना में जो भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे, उनको जो वेतन होता था उनका बहुत कम मात्रा में दिया था। बहुत अधिक इनका शोषण अधिक बढ़ता चला गया था। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलती गई, कंपनी की जो सेना ने घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। प्रारंभ में ये घुड़सवार अधिक होते थे, घुड़सवार सैनिक, लेकिन इनकी व्यवस्था जैसे जैसे बदलती चली गई तो उसकी आवश्यकता भी कम पड़ गई। इसकी वजह यह था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ जो सिपाही थे वे मस्केट, ये एक बंदूक का नाम है, तोड़ेदार बंदूक और क्या है मैचलॉक से लेस होती थी। कंपनी की जो सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल जो टुकड़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। घुड़सवार अब जो संख्या है वे कम, इसकी आवश्यकता कम पड़ रही थी क्योंकि भारत में, क्योंकि जो वर्मा देश है, अफ़गानिस्तान है, मिस्र है, यहाँ पर जो ब्रिटिश शक्ति थी वो इन क्षेत्रों में अधिक बढ़ रही थी, तो यहाँ पर अधिक घुड़सवारों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जो भारत है वहाँ पर इन सब की जो आवश्यकता है घुड़सवार की कम ज़रूरत पड़ी, तो अब पैदल सिपाहियों की
आवश्यकता बढ़ रही थी और उनकी भर्ती की जा रही थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज जो है एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने लग गए। जैसे जैसे किसान अब सैनिकों में भर्ती हो रहे थे, अंग्रेज जो अफसर थे वे भारतीय जो किसान थे उनको अपनी सेना में जब भर्ती कर लेते थे तो उनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित कर रहे थे। जैसे कि यूरोप में विभिन्न प्रकार की के जो कायदे कानून थे तो वो उन सबको सिखा रहे थे और अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लग गया था। उन्हें उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। पहले अब ये जब किसान के रूप में अपने गांव में काम कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, तो ये स्वतंत्र थे। लेकिन जैसे उन्होंने इनकी सेना में भर्ती ली तो उनको नए तौर तरीके सिखाए जा रहे थे, तो अब उन पर अधिक नियंत्रण स्थापित होने लग गया था। जो कई कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि जो पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय के भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावना को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? कहने का मतलब ये है, चलिए इसे थोड़ा पूरा कर लेते हैं तब इसके मुख्य बिंदु पर आते हैं। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कैसे हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे इन सिपाहियों ने किस तरह देखा था। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आगे तो हम पढ़ेंगे ही। देखिए अब इसमें ये बताया गया जैसे कि अब वो सेना में भर्ती तो हो गए, लेकिन क्या होता था हिंदू समाज में, क्या होता था पहले कुछ अस्पृश्य होते थे, अर्थात जिन्हें अछूत समझा जाता था, जिन्हें समाज में समान रूप से स्थान प्राप्त नहीं था, और कुछ ब्राह्मण थे, इसके अलावा कुछ वैश्य और कुछ क्षत्रिय भी थे। तो इसमें सामाजिक असमानताएं थी। लेकिन जैसे वे सेना में भर्ती होते चले गए तो उस सबके लिए जो कानून व्यवस्था बनाई गई थी सैनिकों के लिए, जो नए नए कानून और जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था वो सबके लिए एक समान थी। तो ये उनका एक साथ रहना हुआ, एक साथ खाना हुआ, एक साथ उठना हुआ, एक साथ बैठना हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि जो जैसे जो ब्राह्मण थे या फिर जो अन्य वर्ग, उच्च वर्ग से थे या उच्च परिवार से थे या उच्च जाति से थे, तो वो ऐसा मानते थे कि इनके साथ हम बैठेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे तिलक वगैरह लगाते थे, तो ये जो ब्रिटिश अधिकारी थे ना, उनको इस सब काम करने के लिए रोकते थे, क्योंकि वो कुछ अपने आप को अलग समझते थे। और जो भारतीय हिंदू रीति रिवाज था या जो भी था, तो जो व्यक्ति जीवन भर उसका पालन करते आया है तो उसे अचानक से छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। निष्कर्ष यही है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते इसने भौगोलिक और औपनिवेशिक शक्ति ये हमारे भारत में बन गई। और क्या हुआ, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई और बढ़ती चली गई। और क्या हुआ, नई नई खोज होने लगी। भाप जो जहाज होते थे, जो हमने पीछे पढ़ा था कि जहाज़ों के माध्यम से जो सामान था एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाया करते थे, उसमें बहुत लंबा समय लगता था। लेकिन जैसे भाप वाले नए जहाज निकल कर आए सामने, तो जैसे कि अब सामान्य जो जहाज थी उसमें 6 से 8 महीने लगते थे, लेकिन जैसे भाप वाले जो जहाज बन के आए तो उसमें 2 से 3 दिन में ये दूरियां तय कर ली जाती थी। इससे क्या हुआ, जो भारतीय सामान और अधिक तेज़ी से खरीदा जाने लग गया और अधिक शोषण बढ़ने लग गया, और जो बहुत दिन की यात्राएं होती थी वो अब और जल्दी और आसान होने लग गई थी। और 1857 तक भारतीय उपमहादेश के 63% जो भूभाग था वो क्या हो गया,
वो जो हो गई कंपनी सीधे अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले ली। और देश के जो शेष जो भूभाग और आबादी कंपनी का जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित था, मतलब इनका प्रभाव भारत पर बढ़ता चला गया। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर आप खुद करोगे। और इस प्रकार हमने आज के चैप्टर में देखा कि प्रारंभ में ये किस प्रकार व्यापार करने आए और अंत में इनकी शक्ति कितनी अधिक बढ़ती चली गई। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगली क्लास में। देखिए, इसे 2 पार्ट में बनाया गया है इस क्लास को। तो क्या है, ये थोड़ा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो लॉन्ग हो जाता है। तो बहुत से जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि आप एक ही क्लास में कंप्लीट कराओ, लेकिन उससे क्या होगा, हो तो जाएगा लेकिन बहुत लंबी क्लास चलेगी। फिर आधे बच्चे क्लास अटेंड करेंगे और आधे नहीं। तो इसीलिए ना इसे हमने 2 पार्ट में बनाया है। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में, जो देखते हैं अब हमारा अगला तीसरा चैप्टर क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।